वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। भारत का इतिहास जिसमें हम लोग आधुनिक इतिहास को लेकर चल रहे थे, उसका ये एमसीक्यू लेक्चर नंबर 9 आपके सामने हाजिर है। इससे पहले हमने बंगाल का विभाजन और पूर्व में पूर्ववर्ती कुछ संस्थाएं आदि देख लिया था। और अब हम लोग देखेंगे कांग्रेस का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन, पार्लियामेंट्री सुधार, लखनऊ अधिवेशन, होम रूल। तो ये हमारा गांधी जो युग स्टार्ट होता है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उससे पहले पहले जितने भी ये मुख्य मुख्य क्वेश्चन थे उनको हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लेके चल रहे हैं कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता व सूरत अधिवेशन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या हुआ था इस घटनाक्रम में, और क्वेश्चन के जरिए देखेंगे और कुछ उसके साथ हम जानकारी भी एक्स्ट्रा ऐड लेके चलेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए, 3 अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, बनारस, कलकत्ता व सूरत अधिवेशन। ठीक है, ये तीनों अधिवेशन हुए थे, तो इनके बारे में जानकारी देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ था, उसके वो जो अध्यक्ष थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 1906 में किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? देखिए, ये वो वक्त था जहाँ पर गरम दल और नरम दल, ठीक है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था कांग्रेस के बीच में, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और किसी भी वक्त वो विभाजन होने की संभावना थी। तो ये जो अधिवेशन था, यहाँ पर पूरी तरह से कांग्रेस के बीच विभाजन होने की संभावना थी, परंतु इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये इतने ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति थे और इस वजह से ये जो विभाजन था, ये विभाजन रुक गया कुछ समय के लिए। लेकिन जो गरम दल और गरम नरम दल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखिए, इसके बीच में कुछ जानकारी ऐड की हुई है। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी। ठीक है, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने की संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लोग लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये जानकारी थी। अच्छा, इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई। ठीक है, इसी अधिवेशन में। ठीक है, इसी में एक मैंने क्वेश्चन भी ऐड किया हुआ है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम कब रखा गया? तो उसका उत्तर सी, दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन सर्वप्रथम अगर मांग देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी मांग रखी थी कांग्रेस के अधिवेशन में। लेकिन अगर कोई पूछता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये आपको 3 चीजें लेकर चलनी है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ऐड कर रखी जानकारी। 1906 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग पहली बार दादा भाई नौरोजी ने की थी। ओके, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ, एक सेकंड, ये क्वेश्चन कहाँ चला गया? ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो पहले ही बता चुके हैं, दादा भाई नौरोजी को। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे समीक्षा अधिकारी को, कोई किसी भी प्रकार का। तो दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते थे। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। वो उदारवादी दल की ओर से फिसबरी से ब्रिटिश संसद चुने गए। ठीक है, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले सदस्य थे। वह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1986, 1993 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इनके बारे में जानकारी देख लेते हैं। जो सी वाई चिंतामणि जो थे, उन्होंने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी ऐसा नहीं था। यही वजह थी कि जो 1906 का जो अधिवेशन था, उनकी अध्यक्षता करने के बाद कांग्रेस का विभाजन कुछ समय के लिए टल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया की पुस्तक लिखी, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया,
ठीक है, तो आप देखिए ये क्वेश्चन सत्य होगा या नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी, बिल्कुल सही है। ठीक है, और वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी के पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। वो अनुदारवादी पार्टी के रूप में सदस्य पे नहीं चुने गए थे, वो लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में चुने गए थे। ठीक है, लिबरल पार्टी के सदस्य में चुने गए थे, लिबरल लिबरल पार्टी। ठीक है, जिसे उदारवादी कहा जाता है, उदारवादी, अनुदारवादी नहीं, उदारवादी। ठीक है, उदारवादी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। अनुदारवादी नहीं, उदारवादी, लिबरल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों के दो गुटों में विभाजित हो गई। तो ठीक है, 1906 का अधिवेशन किया था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, लेकिन सूरत का जो अधिवेशन था, ये वाला अधिवेशन, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी, इसके अध्यक्षता में यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या था, 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाने पर टले हुए थे। सम्मेलन में उग्रवादी द्वारा 1906 में पास कराया गया प्रस्ताव बहिष्कार राष्ट्र शिक्षा स्वशासन का प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया, अतः दोनों पक्षों के बीच में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन हो गया। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, सूरत का विभाजन का नेतृत्व किसने किया। तो सूरत विभाजन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसका अधिवेशन किया गया था, अधिवेशन नहीं, इनका नेतृत्व किया गया था। ओके, बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित नहीं हुए। ओके, अब देखते हैं मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन के संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या वो आगा खान थे, क्या वो नवाब सलीमुल्लाह खान थे, ठीक है, क्या वो आपका इनका क्या नाम है मोहसिन उल मुल्क थे। ठीक है, ये तीन नाम जब हमारे सामने आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न, हमारे सामने कन्फ्यूज़न ना रहे, उसके लिए हमने कुछ ही जानकारी ऐड करी है, आपके सामने साझा करना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए देखिए, अगर हम संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम करना पड़ेगा तो हमेशा ये रहेंगे। ठीक है, ये तीन संस्थापक सदस्यों में मुख्य रहेंगे सलीमुल्लाह खां। अगर संस्थापक मेन में अगर सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिन मुल्क तीनों रहा तो नंबर 1 पे ये रहेगा, सेकंड नंबर पे ये रहेगा। सेकंड नंबर का मतलब अगर ये सलीमुल्लाह खां नहीं है, इन दोनों में से रहेगा तो फिर आगा खान हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोई नहीं है तो मोहसिन उल मुल्क हो जाएगा। तो ये आपको लेके चलना पड़ेगा। ओके, कई बार कई तरह से एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। ओके, तो 1906 में इनका गठन हुआ था मुस्लिम लीग का, और समिति के अध्यक्ष राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय स्थायी समिति का चयन किया गया। मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। उसके बाद क्या था कि लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में इन तीन नामों का रहने पर इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार होगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अतः क्या है कि जो प्रश्न में क्या है कि सलीमुल्लाह खान और आपका आगा खां दोनों दिया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। तो ये जानकारी थी आपके लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया, मुस्लिम लीग के संस्थापक। ठीक है, तो इसमें ना तो आगा खान है ना ही मोहसिन उल मुल्क है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, ओके, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो मुस्लिम का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो आपका हुआ था कराची में। ठीक है, ओके, देखिए ये कुछ अधिवेशन है। मुस्लिम लीग के 1906 में ढाका, मुस्लिम की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। 1907 में इसका वार्षिक कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। ये कुछ मुख्य अधिवेशन है आपके मुस्लिम लीग के। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था जो मेन उद्देश्य था मुस्लिम लीग का गठन का। जो तत्कालीन आपके गवर्नर जनरल थे मिंटो, ठीक है, और एक थे आपके जो राज्य सचिव मार्ले। ये मेन जो कार्य था ये था कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले
मुसलमानों के शिष्टमंडल ने किस चीज़ की प्रार्थना करी, मुस्लिम लीग के सदस्यों ने किस चीज़ की प्रार्थना करी, तो ये करी थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करी गई थी पहली बार। ठीक है, ओके। देखिए 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला मिलने गया। शिष्टमंडल ने प्रांतीय केंद्र स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इसके जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की गई, ये आश्वासन दिया। ठीक है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन की शाखा स्थापित हुई। ठीक है, इसमें आप दो चीज़ें रिलेट करेंगे। 1908 का एक अभी जस्ट मैंने एक अधिवेशन पूछा जाएगा मुस्लिम लीग का कहाँ हुआ, तो वो आपका अमृतसर में हुआ, पहला चीज़ तो ये। अब ये दूसरा पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में शाखा स्थापित हुई, तो वो शाखा किसने स्थापित करी थी। ठीक है, तो वो आपकी शाखा स्थापित हुई थी अमीर अली की दस्ताक में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी, कहाँ पे हुई थी, ठीक है, और किस लिए की गई थी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ओल्ड। ये जो पैटर्न है, ये जो आपके जो यूपीएससी जो 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ये हमारे लिए फ्रेश क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ओके। अब देखिए पार्लियामेंट्री सुधार और मुस्लिम का जो संबंध था, उसमें क्या था कि देखिए लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। मार्ले भारत के राज्य सचिव या भारत सचिव थे। इनके द्वारा सुधारों को पार्लियामेंट्री सुधारों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो या तो उनको कहा जाता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 या पार्लियामेंट्री सुधार, और इसका एक मुख्य था मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे देना। ठीक है, ओके। तो अब पहला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो जो सुधार थे, तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये 1909 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो ये इस बात की व्यवस्था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब सांप्रदायिकता के आधार पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की जो संस्तुति की गई थी, ये 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत की गई थी। ओके, अब जो आगे जो प्रश्न है वो है आपके आ जाएंगे दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन। देखिए दिल्ली दरबार का जो मुख्यतः जो पहले हमारी राजधानी थी अंग्रेजों के टाइम पे, वो थी कलकत्ता। तो 1911 में, ठीक है, जो राजधानी थी वो आपके कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई। ठीक है, कलकत्ता तो दिल्ली शिफ्ट की गई, और इसी जो आपका ये दिल्ली दरबार हुआ था, इस दिल्ली दरबार में ही बंगाल के विभाजन को रद्द किया था, जो कल की क्लास में हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया था। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो कलकत्ता। अच्छा, इसी जो घटना थी, इसी घटना में जो हमारे लॉर्ड थे अपने वायसराय हार्डिंग पर बम कांड किया गया था, तो इस बम कांड में कौन शामिल नहीं था ये पूछा गया है। ठीक है, तो हार्डिंग बम का पहले इसके जान कर लेते हैं। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में हार्डिंग बम कांड प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें मास्टर अमीरचंद, बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्षों की कारावास की सजा हुई थी। ठीक है, दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगत चरण बोरा इसमें शामिल नहीं थे। इस मुख्य भूमिका निभाने में रास बिहारी बोस जापान चले गए थे। तो जो दिल्ली जो ये आपका हार्डिंग बम कांड था, उसके मुख्य तो थे रास बिहारी बोस जी, और इसमें जो आपके शामिल नहीं थे वो हो जाएगा सही उत्तर भगवती चरण बोरा। ठीक है, भगवती चरण बोरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जानकारी थी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, अब हो जाएगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो देखिए लखनऊ अधिवेशन क्या है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया गया। इस अधिवेशन में 2 चीज़ें हुई। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो क्या था कि जो पृथक निर्वाचन की मांग 1909 में की गई थी, या पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था पार्लियामेंट्री सुधार के तहत, उसे कांग्रेस ने मना कर दिया था। लेकिन जब ये 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन, इसमें कांग्रेस ने उनके जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया था, मतलब उसको स्वीकार कर लिया था कि हाँ ठीक है, ये जायज़ है, जो भी है हुआ है, ठीक है, चलो। और दूसरी चीज़ हुआ था कि गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता हुआ। तो अब ये जो क्वेश्चन आया कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द इंडियन मुस्लिम लीग एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए, तो वो था लखनऊ में।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। कई बार एग्जाम पूछा जाता है, तो अंबिका चंद्र मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता करी थी और गांधी जी ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता किसने करवाया था। तो वो समझौता कराया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, विभाजन का भी मेन उद्देश्य वो था, विभाजन का भी नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक ने और समझौता भी कराया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। ठीक है, एक तो यही जो पहला आपको बता दिया था कि मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया गया। ठीक है, और इनका विलय तो कभी नहीं हुआ, ये तो गलत हो जाएगा। कांग्रेस का अध्यक्ष मुस्लिम व्यक्ति नहीं, ये भी नहीं था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने करी थी। ठीक है, ये आपको दो चीज़ याद रखनी है। 1907 का सूरत अधिवेशन जिसमें आपका विभाजन हुआ था, इसकी अध्यक्षता करी थी रास बिहारी बोस ने, और 1916 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता करी थी अंबिका चंद्र मजूमदार में। इसमें क्या हुआ, दोनों का विलय हो गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम लेके चलते हैं होम रूल आंदोलन की तरफ। ठीक है, होम रूल आंदोलन को हम बेसिकली भारत में दो तरीके से जाना जाता है, एक एनी बेसेंट का और एक बाल गंगाधर तिलक का। लेकिन हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम उत्तराखंड का भी होम रूल आंदोलन को भी साथ में पढ़ के चलेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, देखिए 1915-16 में दो होम रूल लीग प्रारंभ की गई, किसके नेतृत्व में, तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ठीक है, तो देखिए अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल की स्थापना करी। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका के तहत तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी होम रूल लीग का प्रचार किया था। ठीक है, ये तो हो गया तिलक और आपके एनी बेसेंट की होम रूल लीग। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेगी, अप्रैल 2016 ये तिलक जी का और सितंबर 2016 एनी बेसेंट जी का। तिलक जी पहले थे। ओके, अच्छा उत्तराखंड में कोई भी पूछा जाता है, उत्तराखंड में होम रूल लीग का गठन कब हुआ, तो 1914। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो बाल गंगाधर तिलक जी था, बिल्कुल ठीक है। एनी बेसेंट बिल्कुल ठीक है। एम सुब्रमण्यम अय्यर ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो टी.एस. अल्कॉट थे, इनका कोई भी होम रूल लीग की स्थापना में योगदान नहीं था। ओके, एक इसी से जरिए एक और क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। फेबियन आंदोलन चलाया गया था, ये 1800 मान के चलिए 1847 से 1933 तक चलाया गया। ये आयरलैंड से प्रारंभ होकर भारत तक इसका प्रभाव था। तो ये जो इसके नेतृत्वकर्ता थी, ये थी हमारी एनी बेसेंट जी। ठीक है, और एनी बेसेंट के आपको बारे में पहले ही बता चुका हूँ। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी, और ये भारतीय तो थी नहीं, तो प्रथम महिला ये हो जाएंगी। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। सरोजिनी नायडू, उन्होंने कब किसकी अध्यक्षता करी थी, आपका 1925 का अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अच्छा, 1920 में निम्नलिखित में किसने अपना नाम परिवर्तित कर कर स्वराज्य सभा रख लिया गया था। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले तो आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, 1920 तक बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, जो भी इसका नेतृत्व कर रही थी वो एनी बेसेंट जी थी। तो कई बार ये पूछा जाता है कि एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल थी, उनका आपस में कब मिलन कब हो गया, दोनों में आपस में एक समझौता कब हुआ। तो पहली बात तो उनके बीच में कभी भी कोई भेदभाव नहीं था। कुछ वैचारिक भेदभाव हो सकते हैं और कुछ कार्यकर्ता भेदभाव हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये कभी आपस में इनका कभी भी संगठन एक साथ नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ। ठीक है, या विलय नहीं हुआ। लेकिन इनका नाम क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु के बाद जो ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम था वो स्वराज सभा कर दिया गया था। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑल इंडिया होम रूल लीग हो जाएगा। मैं आपको पहले की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये उत्तराखंड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था पीसीएस 2002 में। उसमें ये क्वेश्चन था कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में कब मिला दिया गया। तो उसका आयोग ने उसका आंसर दिया था 1920, परंतु ऐसा नहीं था। कभी भी ऐसा विलय कभी भी नहीं हुआ था क्योंकि 1920 तक तो तिलक जी की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, इसके बारे में ये जानकारी कुछ ऐड करी गई है।
अच्छा, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और अगला जो सेशन होगा हमारा उसमें हम लोग गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन को देखेंगे। मैं इसको भी इसमें ऐड करना चाह रहा था लेकिन जो प्रश्नों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इस वजह इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं तो एक ही लेक्चर इसके लिए बनेगा। तो ये आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपका एग्ज़ाम से पहले पहले। तो